हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। आज हम आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में ही बता दिया था कि इंग्लिश सेक्शन में हमें अगर मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना है और हमारी इंग्लिश ग्रामर या फिर इंग्लिश सेक्शन जो है वो थोड़ी सी भी वीक है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे लिए एक सेविंग ग्लोरी का काम करेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें 4 to 5 मार्क्स ईजिली सिक्योर करा सकता है। मैं जानती हूँ कि हमारी जो अर्लियर वीडियोस थी वो वीडियोस हमारी एरर्स पर बेस्ड थी और एरर्स पर भी मैंने 3 टॉपिक्स कवर किए थे, जो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन और आर्टिकल। हम जानते हैं कि एरर्स जो हैं वो 5 मार्क्स का टॉपिक है, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके सामने लाई थी मैंने तभी आपको बता दिया था कि एरर्स करने के लिए हमें 8 to 9 बेसिक ग्रामर्स के टॉपिक पे होल्ड होना चाहिए। जबकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा सेक्शन है कि अगर हमारी ग्रामर थोड़ी बहुत वीक भी है लेकिन अगर हमारे पास अच्छी टेक्निक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच करने की तो हम इसको ईजिली कर सकते हैं। इसीलिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पीओ के जो डेट्स हैं, बैंकिंग एसोसिएट्स के अभी तक डेट्स नहीं आए हैं और पीओ के जो डेट्स हैं वो आ चुके हैं और 25 नवंबर से हमारे एग्ज़ाम हैं। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसको थोड़ा सा भी फेयर है कि अब अभी तक मेरा इंग्लिश सेक्शन कवर नहीं हुआ तो मैं कैसे करूं, तो उनके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि वो कुछ टॉपिक से, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे कि पैरा जंबल्स, इन कुछ टॉपिक से अपने जो मिनिमम कट ऑफ के लिए मार्क्स रिक्वायर्ड हैं वो जो है वो सिक्योर करके रख लें। तो आइए बिना किसी देरी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे कि हम सब जानते हैं क्या होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें कोई पैसेज दिया जाता है, वो किसी भी टॉपिक से हो सकता है और हमें उस पैसेज पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करना होता है। मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए हम लोगों को हमेशा एक ही चीज़ जो है वो मैक्सिमम डराती है, वो ये डराती है कि यार हम लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो पैसेज दिया है इसमें मतलब क्या है। क्योंकि कई बार आउट ऑफ नोवेयर पैसेज आ जाता है जिसका हम लोगों को पता भी नहीं होता कि ये किस चीज़ के रिलेटेड टॉपिक है। और अगर हम थोड़े भी वोकैबलरी वाइज वीक हैं तो प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ जाती है। पर हम लोगों को घबराना नहीं है। मैं इस वीडियो में आपके साथ टेक्निक शेयर करने वाली हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन होगा तो उससे अप्रोच करने के लिए आपकी जो टेक्निक होगी वो क्या रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो टेक्निक होगी वो स्मार्ट अप्रोच होगी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हम स्मार्ट अप्रोच से सारा काम करेंगे, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो हर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स बता देती हूँ जो एक टॉपिक को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमारे आइज़, हैंड और ब्रेन में कोलैबोरेशन होनी चाहिए। आइज़, हैंड और ब्रेन में कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि आपकी आँख, आपके हाथ और आपका दिमाग एक साथ काम करता हुआ होना चाहिए। तो मैंने बहुत बार देखा है कि जब से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने लगे हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अपना पेन का यूज़ ही नहीं करते, वो स्लाइड ऊपर नीचे करते रहते हैं कंप्यूटर की, और उससे क्या होता है कि उन लोगों को याद नहीं रहता। क्योंकि एग्ज़ाम में हम ऑलरेडी कंज्यूम, हमारा ब्रेन जो है वो कंज्यूम हो चुका होता है, हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो इजी से इजी चीज़ भी कॉम्प्रिहेंड करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि अपने आइज़, ब्रेन और हैंड में कोलैबोरेशन रखनी है। आपको कब और कहाँ पेन यूज़ करना है वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। उसके बाद आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको एक्टिवेट करना है, क्योंकि वो एक गेट कीपर है। वो आपके कॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन लाने के लिए वही एक गेटवे है। तो आप अपना सबकॉन्शियस माइंड कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपने ब्रेन को, अपने माइंड को पॉजिटिविटी से फिलअप करके। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है कि मुझसे काम नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा। और वो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना एक दिन का काम नहीं है, आपको उस पर कॉन्टिन्यूसली वर्क करना है। आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिविटी से फिल करना है, अपने आप को इजाज़त देनी है सक्सेसफुल होने की। आप डेफिनेटली हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है उसको आप 2 या 3 दिन में मास्टर नहीं कर सकते। तो मेरी आपको एडवाइस पहले भी यही थी, आज भी यही है कि चाहे आपको आती है नहीं आती है, आप रीडिंग की प्रैक्टिस जो है वो चालू कीजिए। रीडिंग की हैबिट जो है वो अपनी लाइफ में ले आइए। लेजर टाइम में आप प्लीज़ कुछ ना कुछ रीड कीजिए, चाहे वो एडिटोरियल है, चाहे वो कोई नॉवल है, चाहे वो कोई पोएम है, कुछ भी है, आप थोड़ा बहुत रीड कीजिए। धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चीज़ें स्टोर हो जाएंगी, वर्ड्स जो है स्ट्रांग हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे और आपकी वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। और देखिए दूसरी चीज़ कि हमारी जो टेक्निक है वो स्मार्टनेस बेस्ड है और स्मार्टनेस प्रैक्टिस करने से ही आएगी। तो आई होप आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि
मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रीपोजिशन बेस्ड एरर्स करवाए हैं। तो अभी आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैंने यहाँ पर वीक इन इंग्लिश क्यों बोला है, वीक एट इंग्लिश क्यों नहीं बोला। और अगर मैं वीक एट इंग्लिश बोलूँ तो ऐसा मुझे कौन सा वर्ड यहाँ पर होना चाहिए था, कौन सा वर्ड यहाँ पर अटैच करना चाहिए था कि जो मेरा ये सेंटेंस होता तो वीक एट इंग्लिश करके ठीक हो जाता। आपको मुझे बताना है कि वीक इन इंग्लिश ठीक है या यहाँ पर वीक एट इंग्लिश होता तो ठीक होता, और अगर वीक एट इंग्लिश होता तो क्या कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज़ होना चाहिए था, या क्या कॉन्सेप्ट होता तो वीक एट इंग्लिश जो है वो ठीक हो जाता। आई होप आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताएंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपकी प्रीपोजिशन जो है वो प्रिपेयर हो चुकी है। तो आप ये मेरे को देखकर बताएंगे कि अगर आपके एग्जाम में सेंटेंस आ गया कि आई एम वीक डैश इंग्लिश, और वहाँ पर ऑप्शन है प्रीपोजिशन एट और प्रीपोजिशन इन, तो आप क्या यूज़ करेंगे, और अगर आप इन ही यूज़ करेंगे तो एट क्यों नहीं यूज़ करेंगे, वो सब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना होगा। चलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो मैं कुछ स्टेप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो कि आपकी टेक्निक है किसी भी तरीके के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की, और वो टेक्निक है टेक्निक ऑफ स्किमिंग। हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि यार इस पैसेज को स्किम करो, रीड मत करो। तो उस स्किमिंग का आखिर मतलब क्या है? देखिए, स्किमिंग का मतलब है कि आप कीवर्ड्स को देखिए, आप कीवर्ड्स देखिए जो उस पैसेज में बार बार रिपीट हो रहे हैं। उससे आपको क्या होगा ना, आइडिया लग जाएगा ये पैसेज किस चीज़ के बारे में है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ओपनिंग और जो क्लोजिंग सेंटेंसेस हैं किसी भी पैसेज के, वो आपको रीड करने हैं, क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेंटेंसेस में यूजुअली ऑथर्स क्या करते हैं, अपना जो बेसिक आइडिया है वो कन्वे कर देते हैं। अगर ओपनिंग में नहीं करेंगे तो क्लोजिंग में कर देंगे, और अगर उन्होंने क्लोजिंग में किया होगा तो ओपनिंग में कर दिया होगा तो क्लोजिंग में वो बता देंगे कि हम इसके फेवर में हैं या अगेंस्ट हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आपका पहला स्टेप है स्किमिंग का। आपको स्किम करना है, आपको क्यू वर्ड्स देखने हैं। अब मुझे क्यू का मतलब भी आप लोग बताएंगे, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि क्यू क्या होता है। तो आपको क्यू वर्ड्स देखने हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। उन कीवर्ड्स को आपको अपनी रफ शीट पे लिख के रखना है। देखिए, रफ शीट पे कीवर्ड्स को लिखने का मतलब क्या है कि अगर आप थोड़े भी वीक हैं इंग्लिश में तो आप एक बार उस वर्ड को लिख लेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वर्ड स्टोर हो जाएगा, आपको याद रहेगा कि मैं इस पैसेज में क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले कीवर्ड्स देखने हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पढ़नी है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, आपको एक फेयर इनफ आइडिया लग जाएगा कि पैसेज किसके बारे में। वर्ड टू वर्ड पैसेज रीड नहीं करना है, उसकी एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं करनी है, क्योंकि हमें उस पर कोई थीसिस नहीं लिखनी। हमें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। मुझे 5 से 6 मिनट में वहाँ से 5 से मार्क्स निकालने हैं, क्योंकि हमारे पास बैंकिंग के एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता, सेक्शनल टाइम होता है, सेक्शनल कट ऑफ होता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के हमें काम करना है। हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज बैंकिंग इज हाउ टू सेव टाइम, कि आप थोड़ा टाइम बचा के अगले क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे। तो आरसी अगर आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं और सारा टाइम आरसी में लगा दिया तो बाकी जो पोर्शन होगा 25 मार्क्स का चला जाएगा। और अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, पहले 25 मार्क्स का पोर्शन करके आ रहे हैं और 1-2 मिनट आपके पास बचा है, तब आरसी कैसे करनी है, तो वो टेक्निक भी मैं आपके साथ यहाँ शेयर ज़रूर करूँगी। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है कि जैसे आपने एक बार स्किमिंग कर दी, क्यू वर्ड्स देख लिए, ओपनिंग और क्लोजिंग पढ़ ली, आपके पास आइडिया लग गया कि पैसेज किसके बारे में है, तो आपको सबसे पहले जंप करना है अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस में भी आपको पेन का यूज़ करना है। आप देखिए, जैसे आप क्वेश्चंस रीड करते हैं तो मेरी आपको सजेशन रहेगी कि अपने रफ नोटबुक पे जो भी आपको रफ पेजेस प्रोवाइडेड होते हैं, वहाँ पे आपने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर अगर 5 क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए कि 5 क्वेश्चंस हैं, तो आपको वहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख के हर क्वेश्चन का जो मेन वर्ड है, जो आपको बेसिकली ढूंढने को बोला है, वो आपने साइड पे लिख लेना है। पूरा क्वेश्चंस नहीं लिखना है वहाँ पे, सिर्फ आपको क्यू वर्ड वहाँ साइड पे लिख लेना है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में इस पैसेज की ये चीज़ फाइंड करने को बोली है। बिलीव मी, इट वर्क्स वंडर्स। आप वहाँ पे वो लिख लीजिए। वो लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक बार आपने क्वेश्चंस लिख लिए, पांचों आपके पास आइडिया लग गया कि मुझे इस पैसेज में फोकस किस चीज़ पे करना है, मैं अननेसेसरी सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर दूंगी, मैं उन्हीं क्यू वर्ड से पैसेज में दिए हुए वर्ड्स को मैच करूंगी। अगर मैंने यहाँ पर अगर मुझे कहीं पर बोला है कि व्हाट इज़ द मेन पॉइंट, तो मेरे को पता है कि ओपनिंग या क्लोजिंग लाइन में मेन पॉइंट दिख जाएगा, तो मैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन ही पढ़ूंगी इस क्वेश्चन के लिए, पूरा पैसेज उसको रीड नहीं करूंगी। उसी तरीके से अगर मुझे कहीं पर बोला हुआ है कि किसी चीज़ के प्रोज पूछे, तो मैं देखूंगी कि प्रोज जो है वो कहाँ पर, पैसेज के कहाँ पर मेंशन्ड है, तो मैं उसी चीज़ के लिए वहाँ जाऊँगी। मैं क्यू वर्ड्स को क्यू वर्ड्स के साथ मैचअप करके ही
जो है वो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करूंगी, और वो कैसे करना है मैं आपको आगे एग्जांपल्स में खुद करके आपको मैं वो दिखाऊंगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपने एक बार क्वेश्चंस दिख लिए, आपने देख लिया कि मुझे क्या फाइंड करना है, आप वापस पैसेज में जाएंगे और उन कीवर्ड्स को मैच करेंगे। मैच करने के बाद आपको आंसर्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। और आपको मालूम है, मैंने आपको बोला है कि आपको इंटेंसिव रीडिंग करनी है, एक्सटेंसिव नहीं करनी है, और वांडरर नहीं बनना है, डे ड्रीमिंग नहीं करनी है। वहाँ बैठ के एग्जाम दे के आने के बाद आपके पास बहुत टाइम होगा, उस टाइम पे आपको फोकस्ड रहना है। आई नो इट्स बिट टफ, लेकिन आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा क्योंकि आपको ये जॉब चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, आपको मैंने जैसे ही बताया कि अलग अलग टॉपिक पर बेस्ड होंगे, पर आपको टॉपिक के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक तो अब ऐसे हम लोग को मालूम है कि करंट इवेंट्स पर बेस्ड इसीलिए पूछा जाता है कि लोग करंट इवेंट्स पढ़ रहे होंगे, बच्चों को उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा, जिसके बारे में नॉलेज होता है उसको ज़्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं। बट इवन इफ अगर आपको नॉलेज नहीं है, क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ टॉपिक्स, तो आपको क्या करना है, किस तरीके की टेक्निक लगानी है, मैं वही आपको यहाँ पर बताऊँगी। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी कि आपको अगर किसी टॉपिक के ऊपर नॉलेज है भी है, तो आपने अपने से कुछ वहां पर ऐड नहीं करना है। आपको कभी भी अज्यूम नहीं करना है कि यार इसका तो ये भी यूज होता है, तो ये ऑप्शन में है तो लिख देता हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी कि पैसेज में क्या मेंशन्ड है, और जो चीज पैसेज में मेंशन्ड होगी वही चीज आपने लिखनी है। उसके अलावा आपने अपने से कुछ भी अज्यूम करके नहीं लिखना है, ओके। और जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको अगर मीनिंग पता है तो ठीक है, पर इतने एंटोनियम्स सिनोनियम्स तो आपसे लर्न नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए क्या अप्रोच लगानी है कि वो वोकैबुलरी जहाँ पर भी है, इन बोल्ड लेटर्स है, तो जब आप क्यू वर्ड्स को देख रहे होंगे तो आप उन वर्ड्स को भी अपने दिमाग में रख लेंगे, और उसकी प्रिसीडिंग जो और एक्सीडिंग जो लाइन होगी उसको देख के आइडिया लगा लेंगे कि ये वर्ड पॉजिटिव मीनिंग डिनोट कर रहा है या नेगेटिव। और अगर वो पॉजिटिव कर रहा होगा तो आपके नेगेटिव जो ऑप्शंस में अगर सिनोनियम्स पूछे होगा, उसका सिनोनिम पूछा होगा, तो नेगेटिव ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका जो कंपैरेटिवली क्लोजर जो सिनोनिम होगा वो कौन सा होगा। चलिए आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं थ्रू अ पैसेज। मैंने जानबूझ के पहले एक छोटा सा पैसेज आपके सामने रखा है, और अभी हम एज एन एस्पिरेंट ही इस पैसेज को सॉल्व करेंगे। मैं वर्ड बाय वर्ड आपको मीनिंग नहीं एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको वैसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बता दूंगी। बट बिलीव मी, हर एक पैसेज एक्सप्लेनेबल या एक्सप्लेन्ड नहीं होगा। वहाँ पर जब आप एग्जाम में जाएंगे तो कहीं से भी कोई भी पैसेज आ चुका होगा, और हेल्प आपको क्या करेगी, टेक्निक। तो बेसिकली आपको फोकस करना है टेक्निक पे। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, सबसे पहली चीज़ क्या है जी, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि कीवर्ड्स फाइंड आउट कीजिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस को पढ़िए। तो जो ओपनिंग लाइन है वो क्या सजेस्ट कर रही है, देखिए, नोबडी कैन आर्ग्यू दैट द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज मोर फन एंड ईजियर विद कंप्यूटर्स। तो मेरा कीवर्ड, मेरी जो आई साइट है वो किस पे आके ठहरी है, कंप्यूटर्स पे। यानी कि ये जो पैसेज होगा जरूर कंप्यूटर्स के बारे में ही होगा। द मेयर एक्टिविटी ऑफ टचिंग एंड एक्सप्लोरिंग दिस डिवाइस कॉन्स्टिट्यूट एन एंजॉयबल टास्क फॉर द चिल्ड्रन। यानी कि क्या चीज़ यहाँ पे बात हो रही है, यानी यहाँ पर इस चीज़ की बात हो रही है कि कितना इंजॉयबल है चिल्ड्रन के लिए कंप्यूटर। एंड रिलैक्सिंग एटीट्यूड, सॉफ्टवेयर इंटरेक्टिविटी, ओके, रिलैक्सिंग एटीट्यूड एंड सॉफ्टवेयर इंटरेक्टिविटी, अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल बुक्स, ये सब क्या बता रहे हैं भाई, ये सब तो यूजेस हैं जी कंप्यूटर के। यानी इस पैसेज में कंप्यूटर्स के यूजेस बताए गए हैं, ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पर देखूंगी कि क्या पूरा पैसेज में कहीं पर भी नेगेटिव वर्ड यूज हो रहा है यूजर्स वगैरह के बाद। हाँ जी, देख लीजिए यहाँ पर बट है, बिसाइड्स है, यानी कि ये थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है, यानी कि इसके आगे ऑथर ने थोड़ी बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बताए हैं, ठीक है। बट बिसाइड्स इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिहेवियर ऑफ इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर which is usually embedded in the academic digital material, the need for human interaction in learning process will be present। यानी कि ह्यूमन के यूजर्स भी बताए हैं, यानी ये पैराग्राफ कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन है, ये पैराग्राफ कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन है। चलिए अब लास्ट लाइन पे आ जाइए, कंप्यूटर नो मैटर हाउ सोफिस्टिकेटेड इट्स सॉफ्टवेयर इज कैन हार्डली मिमिक द एक्सपर्टीज ऑफ अ टीचर। यानी ये कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन है, और ह्यूमन में भी किसकी बात हो रही है, एक टीचर की एफिशिएंसी की यहाँ पर बात हो रही है। तो यानी कि मैंने पैराग्राफ के कीवर्ड्स को रीड करते ही और ओपनिंग और क्लोजिंग को रीड करते ही समझ लिया है कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है पैसेज कंप्यूटर के बारे में बता रहा है, उसके यूजेस के बारे में बता रहा है, और उसके कॉन्ट्रास्ट में एक टीचर की पोजीशन को जस्टिफाई कर रहा है। यानी कि यहाँ पर पहले कंप्यूटर है, उसके प्रॉस बताए गए हैं, उसके बाद टीचर की इंपॉर्टेंस बताई है इन एडिशन टू कंप्यूटर। तो सेकंड स्टेप क्या बोला था, क्वेश्चंस पे जंप करना है, जल्दी, टाइम नहीं है, हमें क्वेश्चंस पे जंप करना है। सेक्शनल टाइम है इंग्लिश के लिए वो रन अप कर रहा है। चलिए जी, आ जाइए आपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ह्यूमन इंटरवेंशन विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू। ह्यूमन इंटरवेंशन क्यों
रिक्वायर्ड है। मैंने क्यू वर्ड में ह्यूमन इंटरवेंशन देखा था, तो चलिए जी शुरू हो जाइए। ह्यूमन इंटरवेंशन की बात हुई थी, वहाँ पर कहाँ पे हुई थी? पर इनिशियली तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पैसेज पे भी मत जाइए। अगर आपको याद है क्यू वर्ड की ह्यूमन इंटरवेंशन कहाँ था तो चला जाइए, वरना आप मेंशन कर लीजिए। अगर लॉन्गर पैसेज है तो आप वहाँ पे रफ शीट पे लिख लीजिए कि पहले में मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए ह्यूमन इंटरवेंशन की, कंप्यूटर के एडिशन में लिख लीजिए साइड पे। सेकंड, मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए कि डीपर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज में कंप्यूटर का रोल चाहिए, तो डीपर एक्विजिशन रोल ऐसे लिख लीजिए साइड पे। थर्ड क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए कि स्टूडेंट्स को क्या क्या एक्सेस हुआ है, स्टूडेंट का एक्सेस कैसे बढ़ा है कंप्यूटर से, सो यू राइट डाउन इन एक्रोनिम। बड़ा बड़ा पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, लिख लेना शॉर्ट फॉर्म में कि स्टूडेंट, यहाँ पे आप साइड पे लिख लीजिए कि व्हाट स्टूडेंट हैव अक्वायर्ड, या फिर जो स्टूडेंट्स हेल्प, ठीक है, स्टूडेंट्स को कंप्यूटर ने क्या हेल्प की है। तो इस तरह से आप किसी भी तरीके से अपनी समझ के अकॉर्डिंग साइड पे एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए कि मुझे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या ढूंढना है। फोर्थ में मुझे क्या ढूंढना है कि कंप्यूटर्स इनएडिक्वेट क्यों है, कंप्यूटर्स इनएडिक्वेसी, तो वहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, क्यू वर्ड कंप्यूटर इनएडिक्वेसी इस क्वेश्चन का कि क्या इनएडिक्वेसी है कंप्यूटर की, मुझे ये पैसेज में ढूंढना है। और फिफ्थ क्वेश्चन में मुझे बोला हुआ है कि कंप्यूटर जो है लर्निंग को ईजियर बनाता है, ये आइडिया एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, वेलकम्ड है या कॉन्टेस्टेड है। ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस के कीवर्ड्स लिखने के बाद अब आपका क्या है, क्वेश्चंस को आइए रीड कीजिए। ह्यूमन इंटरवेंशन, फटाफट पैसेज की तरफ चाहिए। देखिए भाई, ह्यूमन इंटरवेंशन ह्यूमन इंटरेक्शन के बारे में बट के बाद ही था, तो यहाँ पर देखो ह्यूमन इंटरेक्शन इन लर्निंग प्रोसेस विल बी प्रेजेंट, ठीक है, हमेशा प्रेजेंट रहेगी। टू बी एबल टू डिटरमाइन वट स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ईच इंडिविजुअल आर, ठीक है, स्पेसिफिक नीड्स ऑफ ईच इंडिविजुअल आर। तो देखिए अब सबसे पहले आपको पता है कि स्पेसिफिक नीड्स, देखो हमें डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो ठीक रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो पहले ह्यूमन इंटरवेंशन, पहले तो ये चीज़ याद रखना ज़रूरी थी कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसके बारे में पैसेज में लास्ट में गिवन है। उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी थी कि ठीक है वो पैसेज में लास्ट में है, तो उसके बाद आपको ये भी याद रखना था, क्या चीज़, ये भी याद रखना था कि आप लोगों को जो कंप्यूटर जो है ह्यूमन इंटरवेंशन इसीलिए वहाँ पे रिक्वायर्ड है क्योंकि आप लोगों की इंडिविजुअल नीड्स होती हैं और वो आपको ह्यूमन ही एक्सप्लेन कर सकता है, एक टीचर ही एक्सप्लेन कर सकता है। आई होप ये क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जी क्या बताया, क्या पूछा है, कंप्यूटर की कंट्रीब्यूशन। जब मैं क्यू वर्ड्स रीड कर रही थी मुझे तो भाई याद है कि मैंने वहाँ पर रिलैक्सिंग एटीट्यूड एंड सॉफ्टवेयर इंटरेक्टिविटी पढ़ा है, लेकिन अगर फिर भी मेरे को लग रहा है कि सारे के सारे जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं वो तो एक कहीं ना कहीं जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है और राइट भी है, तो मैं फिर से पैसेज की तरफ भागूंगी, पैसेज की तरफ जाऊंगी तो मेरे को दिख जाएगा कि यहाँ पर ईजिली मैंशनड है कि यहाँ पर रिलैक्सिंग एटीट्यूड एंड सॉफ्टवेयर इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, डिजिटल बुक्स भी दे रहा है, एक्सेस भी दे रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली मेंशन्ड क्या है, बिना अजम्पशन लगाए हुए मेंशन्ड है पैसेज में कि ये हमें क्या देता है, रिलैक्सिंग एटीट्यूड एंड सॉफ्टवेयर इंटरेक्टिविटी। चलिए ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा इस केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यू डेवलपमेंट्स जो हैं हैड द स्टूडेंट्स गेन व्हाट, मैंने बोला था मैं क्यू वर्ड्स पढ़ रही थी, मैंने देखा था डिजिटल बुक्स, मैं इसको माइंड में रख लूँगी, वापस भागूंगी पैसेज की तरफ, स्किम करूँगी कि भाई डिजिटल बुक्स के बारे में बात किया था। हायर लेवल द अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल बुक्स, सिमुलेटर्स एंड अदर अकेडमिक मटेरियल्स ने स्टूडेंट्स को एक्सेस प्रोवाइड किया है टू अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वापस भागूंगी, देखूंगी भाई यहाँ पर क्या प्रिंटिंग फैसिलिटी के बारे में बात नहीं हुई है, वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में बात नहीं हुई है, सिर्फ किसके बारे में जी बात हुई है, अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल बुक्स। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या, इनएडिक्वेट क्यों है, लास्ट वर्ड लास्ट जो सेंटेंसेस थे वहीं पर हम समझ गए थे कि क्यों है इनएडिक्वेट, बिकॉज टीचर को ये रिप्लेस नहीं कर सकता, टीचर जो है वो स्टूडेंट की इंडिविजुअलिटी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं और इजी टेक्निक्स और इजी तरीके से आपके लिए लेके आऊँगी। बट फिलहाल I urge you all to just try to understand what basically I'm trying to tell, कि मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रही हूँ, इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर हमें पैसेज को वर्ड बाय वर्ड कॉम्प्रिहेंड ना करते हुए टेक्निक से इसको सॉल्व करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मुझे मालूम है कि रिजेक्टेड या फिर ये कभी भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको इनिशियली बता दिया है कि कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता कि कंप्यूटर जो है वो यूज़फुल नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्सेप्टेड और वेलकम्ड में आपको क्या होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो आप क्या करेंगे, पैसेज की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि पैसेज स्टार्ट कैसे हो रहा था नोबडी कैन आर्ग्यू।
कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता इस चीज़ को, कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता, ठीक है। तो कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता या रिजेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि सब क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर आंसर्स मेंशन किए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट रहेगी तो आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। और बाकी आपको जो भी मैं समझा रही हूँ उसका PDF जो है आपको जो JK लेटेस्ट इन्फो की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दूसरी चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आप लोग फेथफुली और ड्यूटी से यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे आप अपनी इंप्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे। और डू मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को ये फ्रूटफुल लगते भी हैं वीडियोस या नहीं, और अपने सजेशंस देते रहिए ताकि हम लोग एडिशन करते रहें और आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते रहें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पैसेज की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह का ट्रेंड्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बहुत लॉन्ग लॉन्ग पैसेजेस जो हैं वो देख रहे हैं दीज डेज इन द बैंक एग्जाम। और यूजुअली जब आप PO लेवल की पोस्ट के लिए जाते हैं या फिर बैंकिंग एसोसिएट के भी, तो आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर जो पैसेजेस होंगे वो थोड़े लेंथी होंगे। तो आपको लेंथी पैसेजेस भी घबराना नहीं, क्योंकि हमें तो पैसेज पढ़ना ही नहीं, हमें क्या लेना देना है पैसेजेस से, हमें तो भाई पैसेज पढ़ना ही नहीं है, हमारे पास टेक्निक है। तो चलिए अब इस पैसेज में भी मैं ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस पढ़ लूँ और स्किमिंग से कुछ कीवर्ड साइड पे लिख के रख लूँ। मेरे को वहाँ पे पेपर मिला हुआ है, मुझे उसको यूज़ करना है, ठीक है, इंग्लिश सेक्शन के लिए भी यूज़ करना है। तो चलिए स्किम कर लेते हैं। तो अब हम स्किमिंग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ओपनिंग जो होंगे पैसेज की जो ओपनिंग है उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। पैसेज की ओपनिंग पढ़ेंगे, हमें क्या दिख रहा है कि कंसीडर अवर योर एवरेज मॉर्निंग रूटीन, मोस्ट ऑफ अस बिगन टेकिंग इन द डेज न्यूज एज सुन एज द क्लॉक रेडियो वेक्स अप। ओके, क्लॉक रेडियो वेक्स अप। अच्छा, मुझे सब समझाएंगे कि भाई क्लॉक रेडियो वेक्स अप का क्या मतलब है, ये फ्रेज है क्लॉक रेडियो वेक्स अप, ठीक है। तो क्या मतलब है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, उसके बाद देन देयर इज द मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ फ्रॉम द टेलीविजन वाइल ईटिंग ब्रेकफास्ट फॉलोड बाय लोकल रेडियो स्टेशन ड्यूरिंग आवर कम्यूट। पीपल ग्लीन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लीन, ग्लीन का सिनोनिम्स मुझे बताएंगे भाई, सारे कमेंट सेक्शन में ग्लीन का जो सिनोनिम है मुझे बताएंगे। पीपल ग्लीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम न्यूज साइट्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है। यानी कि जो हमारा पैसेज है वो ये बता रहा है कि कितने लोग दिन भर जो हैं हम लोग क्या करते हैं, उठते ही न्यूज़ जो है सर्व करना शुरू कर देते हैं। ये आइडिया फर्स्ट पैराग्राफ का, मुझे पूरे वर्ड्स का लेना देना नहीं है। ओके, उसके बाद देयर आर कंटिन्यूअल रिमाइंडर्स दैट अवर नेशंस पावर ग्रिड इज मच मोर फ्रेजाइल देन वी वुड लाइक टू एडमिट। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है नेशन के पावर ग्रिड की, किसके बारे में, नेशन के पावर ग्रिड की वीकनेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नेशन की पावर ग्रिड की वीकनेस, फ्रेजाइल का मतलब होता है जो वीक होता है, फ्रेजाइल का क्या मतलब होता है, जो थोड़ा वीक होता है। तो ये आपकी वर्ड लिस्ट, वोकैबुलरी सेक्शन की वर्ड लिस्ट के लिए वर्ड है जो आप लिख लीजिए। फ्रेजाइल मतलब क्या होता है जी, वीक मतलब होता है फ्रेजाइल का। सच थ्रेट्स डू एग्जिस्ट नॉट ओनली एज फॉरेन और डोमेस्टिक बट एक्स्ट्रा वर्ल्डली एज वेल। यानी कि हमें किसकी बात कर रहे हैं, पावर ग्रिड की बात कर रहे हैं, पावर ग्रिड की, ठीक है। पावर ग्रिड को के थ्रेड्स की बात कर रहे हैं जी। ये हमारा इतना सा ही काम था फर्स्ट 2 पैराग्राफ से जानने के लिए, स्किमिंग से हमें पता चल गया। सिनिस्टर एक क्यू वर्ड है, मैंने साइड पे रख लिया कि उसका मुझे एंटोनियम या सिनोनियम पूछा जाएगा। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि अच्छा, यहाँ पर थ्रेड्स की बात हो रही है, ठीक है। जो थ्रेड्स की बात हो रही है, किन किन थ्रेड्स की बात हो रही है, सबसे पहले थ्रेड की बात हो रही है हैकिंग की। यहाँ देख लीजिए, हैकिंग वर्ड आपका क्यू वर्ड रहेगा, हैकिंग आपका क्यू वर्ड रहेगा। ओके, हैकिंग। उसके बाद इन एडिशन टू हैकिंग यहाँ पर क्या बात की है, हजार्डस थ्रेट कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ अवर प्लैनेट विच इज़ ड्यू टू द सन, ठीक है। इमिशन ऑफ CME की इमिशन की वजह से एक थ्रेट बना है। एक थ्रेट हमारा हैकिंग का है, दूसरा थ्रेट हमारा CME की इमिशन की वजह से बोला हुआ है। थ्रेट्स की बात हो रही थी, थ्रेट्स भी हम याद रख लेंगे, यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है अगर किसी चीज़ की बार बार मैंशनिंग हो रही है तो वो क्यू वर्ड है आपका, वो क्यू आपका हिंट्स हैं वो आपको उनको मेंशन करके रखना है साइड पर कि भाई दूसरा थ्रेट ये था। उसके बाद थर्ड थ्रेट आपको क्या बोला हुआ है, थर्ड थ्रेट बोला है द टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब, ठीक है, दैट इज नाउ अवेलेबल टू डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। इट शोज दैट हाउ इट इज इजिली एक्सेसिबल फॉर द वुड बी एनिमी। ओके, इट्स अ थर्ड थ्रेड कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब्स की टेक्नोलॉजी है वो इंटरनेट पे इजिली डाउनलोड हो जाती है। तो यानी ये भी एक थ्रेट है हमारी किस चीज़ के लिए, हमारी पावर ग्रिड के लिए। और उसके बाद आपकी बात हो रही है जी अगले, अगर आप देख लीजिए लास्ट के पैसेज को पढ़ लीजिए कि इफ़ यू प्रिपेयर बाय लर्निंग मोर्स कोड, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें परसुएड कर रहे हैं भाई कुछ पढ़ने के लिए, बोल रहे हैं कि अगर आप कर लोगे ये चीज़, ठीक है, जैसे मैं आपको परसुएड कर रही हूँ ना कि अगर आप ये टेक्निक अप्लाई कर लोगे तो आपका RC हो जाएगा। वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है जी, परसुएशन की जा रही है कि अगर आप ऐसा कर लोगे तो वट यू विल ब्रिंग पीस, कंफर्ट एंड सेफ्टी, ठीक है, टू द फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, देन इट्स सेड कि इट्स एवरीथिंग यू
डू इन एन emergency मोर्स कोड कंटिन्यूज टू बी अ वैल्यूएबल सर्वाइवल स्किल फॉर यू। देखो कितनी बड़ी बात कह दी कि एक सर्वाइवल स्किल अगर आपको मोर्स कोड आता है, ठीक है। तो यानी कि इस पूरे पैसेज में क्या बात हो रही थी, इनिशियली ये पैसेज बात कर रहा था, मेरे को जहाँ तक समझ आया स्किमिंग से, कि ये पैसेज बात कर रहा था पहले की न्यूज़ की इंपॉर्टेंस की, भी न्यूज़ कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारी पावर ग्रिड की जो थी उसकी फ्रेजाइलिटी के बारे में बात होगी कि वो कितनी फ्रेजाइल है, ठीक है। यानी कि अगर पावर ग्रिड जो है वो फ्रेजाइल है तो हो सकता है कि न्यूज़ जो है जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है वो हमें दिखना बंद हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमें थ्रेट्स बताए थे पावर ग्रिड को क्या है, ठीक है, थ्रेट्स बताए थे, ये तो मुझे समझ आ गया। लेकिन बीच का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यू वर्ड है असॉर्टमेंट, ठीक है, असॉर्टमेंट एक क्यू वर्ड है, दूसरा है इफेक्चुअल ट्रांसमिशन सेकंड। और उसके बाद यहाँ पर देखो देखो कैसे टोन चेंज हो रही है, यहाँ पर हम कितने लक्की हैं उसके बारे में बात हो रही है। पीछे नेगेटिव बात हो रही थी कि पावर ग्रिड कितना फ्रेजाइल है, अब बता रहे हैं कि आप लक्की हो। लक्की क्यों हो, क्योंकि आपके पास अमेच्योर। अच्छा देखिए अब यहाँ पर अगली वर्ड लिस्ट के लिए अगला वर्ड अमेच्योर। अमेच्योर होता है जो अभी न्यू हो किसी चीज़ में, जो अभी न्यू कुछ सीख रहा हो, ठीक है, हु इज़ नॉट एन एक्सपर्ट, जितना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो ये आपका वर्ड लिस्ट के लिए अगली आपका वर्ड है। मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आप अपनी वर्ड जो वर्ड बकेट है उसको फिल कर भी रहे हैं कि बस ऐसे ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड वर्ड है, तो अमेच्योर। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बात है कि बहुत सारे रेडियो ऑपरेटर्स जो हैं वो कंट्री में कहीं कहीं पर हैं, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है रेडियो ऑपरेटर्स की, रेडियो की यूज़फुलनेस की बात हो रही है, जो रेडियो को ऑपरेट कर रहे हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद अच्छा देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि क्यों हम इन फैमिली को ज्वाइन नहीं कर लेते, रेडियो ऑपरेटर्स की फैमिली को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। यानी ये हमें परसुएड कर रहे हैं कि हम लोग रेडियो ऑपरेटर्स की फैमिली को ज्वाइन करें। रेडियो का यूज़ कब आएगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगा लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो चुका है आपका मेडिटेशन से और पॉजिटिविटी से। क्यों हमें रेडियो की ज़रूरत पड़ेगी, रेडियो की ज़रूरत तभी पड़ेगी ना जब हम लोगों का टेलीविज़न नहीं बचेगा, इंटरनेट नहीं बचेगा, ठीक है। और रिमोर्स कोड मैंने आपको बता दिया कि ये मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था जो सैम्यूल मोर्स ने इन्वेंट किया था। और इसमें बीप साउंड से, जैसे नोकिया की अर्लियर आई थिंक आई डोंट नो, मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले रिंग टोन हुआ करती थी, तो उस रिंग टोन में सिर्फ बीपिंग साउंड हुआ करते थे। तो बस वही बात हो रही है यहाँ पर बीपिंग साउंड की। तो ये जो बीपिंग साउंड की बात होती है ये कौन सी लैंग्वेज है, ये कोडिंग है, मोर्स कोड जिसको बोलते हैं। तो उसे सीखने के लिए हमें बोल रहे, कोई पुरानी चीज़ सीखने के लिए बोलेंगे तो ज़्यादा परसुएशन लगानी पड़ेगी ना। तो देख लीजिए अब टोन परसुएशन की है, ये तो बिना पैसेज में जाए पता चल जाएगा कि परसुएशन की टोन है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टोन तब होती है जब हम किसी चीज़ का पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वही इन्वेंट किसने की थी, क्या है, क्या क्या इसमें है। और सार्कास्टिक और सिनिकल टोन तो तब होती है जब हम लोग कंटेम्प्ट कर रहे हो किसी आइडिया को, ठीक है, बोल कुछ और रहे हों लेकिन मीनिंग कुछ और हो, ठीक है। तंज कसते हैं जब हम लोग व्यंग, ठीक है, तो वो सब सार्कास्टिक टोन होती है। तो यहाँ पे तो हम लोग को पता है कि ऑप्शन नंबर सी ही आंसर है, क्योंकि जो है ये हमें परसुएड कर रहे हैं जी रिमोर्स कोड को सीखने के लिए। और बोला है कि अगर रिमोर्स कोड सीख लोगे तो प्रॉस्पेरिटी और पीस आ जाएगा। प्रॉस्पेरिटी पीस भी आपके क्यू वर्ड्स हैं। चलिए भागिए क्वेश्चंस की तरफ, टाइम बहुत कम है। मेन पॉइंट क्या था पैसेज का, वही वो तो मैं आपको 2-3 बार पैसेज रीड करते ही मेरे को पता चल गया था। ये तो हमें परसुएड कर रहे हैं मोर्स कोड सीख लो, ठीक है, डिसास्टर से बच जाओगे, मोर्स कोड सीख लो। पर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता आप साइड पे लिख के रख लीजिए, वापस जाइए, फिर से देखिए कि लास्ट लाइन में मैंने आपको बता दिया कि जो मोटिव यही है कि आपको परसुएड कर रहे हैं मोर्स कोड सीखने के लिए, ठीक है। तो मेन पॉइंट जो है वही रहेगा। मेन पॉइंट का मतलब यही होता है कि जो ऑथर है वो कहना क्या चाहता है, ठीक है, व्हाट ही इज बेसिकली अर्जिंग यू टू डू। तो वो आपको करने के लिए क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि आप लोग मोर्स कोड सीख लो। अच्छा अभी देखो थ्रेड के ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया कि कितने पोटेंशियल प्रॉब्लम्स थे। भागिए पैसेज की तरफ। मैंने आपको क्या बताया था भाई, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स उन्होंने यहाँ पर हमें बता दिया कि फ्रेजाइल है और प्रॉब्लम किस किस की चीज़ की है, हैकिंग की प्रॉब्लम है, उसके बाद सीएमई की इमिशन की प्रॉब्लम है। पैसेज रीड नहीं करना इतना। उसके बाद क्या सीएमई करता क्या है, सीएमई जो सोलर रेडिएशंस की वजह से क्या हो जाता है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को वो क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को ब्रेक कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को ब्रेक कर देता है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अच्छा उसके बाद फॉर्चुनेट हम कितने हैं, ठीक है, कितने नहीं, ये बताने से पहले हमें थ्रेट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करा दिया है कि एक तो राइस इन डिमांड है, देखो कि हम लोग को पता है पावर डिमांड बढ़ रही है, एक ये थ्रेट है, फोर्थ थ्रेट। और उसके बाद थर्ड थ्रेड तो मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब्स की एसेसिबिलिटी का है, ठीक है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की एसेसिबिलिटी का है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए कितने हमें ऑप्शन में अगर 4 मेंशनड है तो हम
4 को टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने क्यूज़ बना लिए होंगे, जैसे कि अगर आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा, इजीली सॉल्व नहीं हो रहे, तो मैंने आपको बोला था कि आप क्वेश्चन में रफ पेपर पे कहीं ना कहीं वहाँ पर क्यूज़ बना लीजिए, किस क्वेश्चन में क्या ढूंढना है। फिर देखो CME के हज़ार, अब मेरे को पता है CME में पूरा पैसेज क्यों पढ़ूंगी, मैं भागूंगी कहाँ, जहाँ पर CME का मेंशन होगा, और बोला है उसका जो प्रोबेबल मोस्ट पोटेंशियल हज़ार्ड है वो क्या है, CMEs, दिख गया CMEs, ठीक है। CMEs का मोस्ट जो हजार्डियस इम्पैक्ट है वो क्या रहेगा जी, वो क्या रहेगा, देखो उसका जो मोस्ट हजार्डियस इम्पैक्ट है वो यही रहेगा CME का। देखिए अब पैसेज में कहाँ पर क्या मेंशन्ड है ये आपको ध्यान रखना है। Okay, they have caused major power outages in recent history and scientists continue to predict that sun is primed for another such event। ठीक है, ये क्या करता है कि ये हैवॉक क्रिएट करते हैं सेंसिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। चलो भागिए देखिए ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। दे कॉज मेजर पावर आउटेजेस ऑब्वियसली दिया हुआ है। अच्छा, इसके बारे में कोई मेंशन नहीं हुआ, करंट के बारे में कोई मेंशन नहीं हुआ, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में कोई मेंशन नहीं हुआ, ठीक है। तो कमर्स और अल्टीमेटली ये इसके बारे में भी कोई मेंशन नहीं हुआ। दे डैमेज डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इसके बारे में जी मेंशन है। तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के बीच में। देखिए एक चीज़ याद रखिए, हमें उस पैसेज में ये बात की गई थी कि अगले जो आउटेज के लिए कंट्री तैयार रहेगी अगर ऐसा ही रहा, क्योंकि ये करते क्या है, ये बेसिकली करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को डैमेज करने का काम, ठीक है, CMEs जो सोलर रेडिएशंस की वजह से होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक उसने कॉज पहले किया था, ठीक है, और अभी कर देगा अगर ये चीज़ कंटिन्यू रही। तो ऑप्शन ई जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए नहीं, क्योंकि वो तभी करेगा ना है वो कॉस्ट जब भी ये डिजिटल जो आपके कंपोनेंट्स हैं इनको वो ब्रेक कर देगा, जब डैमेज कर देगा। तो ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला है कि ऑथर ने क्यों बोला है कि कंसीडर करो, ठीक है, जब रेडियो सोर्सेस नहीं रहेंगे तो आपको कैसा रहेगा, जब आपको न्यूज़ के सोर्सेस नहीं रहेंगे तो आपको कैसा लगेगा। हम कब बताते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं होगी तो देखो कैसा होगा, जब हम बोलते हैं कि यार आप लोग ये नहीं करते, ठीक है, आप लोग अपना काम नहीं करते, तो जब फ्यूचर में आपको कुछ नहीं मिलेगा ना, फिर आप पछताओगे कि आपने काम नहीं किया। वो हम क्यों बताते हैं, हमेशा इसलिए बताते हैं ना कि आपको उस चीज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना होता है, ठीक है, ये बताना होता है कि जो आप कर रहे हैं वो कितना गलत है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि टू मेक अस अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम, तभी ऑथर हमें बता रहा है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपको न्यूज़ नहीं मिलेगी डेली, तो ठीक है। तो उस इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम बताने के लिए वो हमें बता रहा है बार बार कि रेडियो रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी सीधा सीधा करेक्ट हो जाएगा। ये इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट मेंशन पैसेज में नहीं है, लेकिन आपको समझना है थ्रू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ही कि वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर रेडियो रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगी, और अगर रेडियो रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आपको क्या करना चाहिए उस चीज़ से बचने के लिए, और वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी जब रेडियो रिसोर्सेज नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब्स का पावर ग्रिड पे क्या, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब एक थ्रेड था, भागेंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब के ऊपर पैसेज जो है वहाँ चले जाएंगे सीधे, ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब के ऊपर पैसेज, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब्स, ठीक है, जो 30 ईयर्स पहले डेवलप हुए हैं, अब वो डाउनलोड के लिए इंटरनेट पे हैं, और आपको पता चल जाएगा कि अगर आप उसको कोई भी चीज़ इजीली डाउनलोड हो जाएगी तो हमारे एनिमीज तक तो वो पहुँच ही जाएगी, फिर वो सोसाइटी को डिवास्टेट कर देंगे, डिवास्टेट सोसाइटी, ओके। उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन, कमर्स एंड अल्टीमेटली लाइफ में। भागिए क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर हमने बात की हुई है कि देखो यहाँ पर 30 मोर ईयर्स नहीं, ये तो ऑप्शन सीधे से करेक्ट हो गया, हमने 30 ईयर्स पहले डेवलप कर लिया है, ठीक है। इश्यूज इसकी वजह से होंगे, ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगी, इट इज़ ईजिली अवेलेबल टू अ वुड बी एनिमी। देखो दोनों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, लेकिन ये सब ऑप्शन पॉसिबल कब होंगे, जब एनिमीज इसको ले लेंगे तभी ना। पैसेज में यही था, हमने अपने से कुछ अजम्पशन नहीं लगानी है, ठीक है, हमें पैसेज में यही बोला कि अगर ये एनिमीज ले लेंगे तो ये होगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बाकी दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एडवांटेज तो बोला था, सीधे सीधे बोला हुआ लास्ट लाइन में कि वो आप पीस और सेफ्टी ले आओगे, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पे। अगर सिनिस्टर का आपको मतलब पता है, ठीक है, तो क्या कर लेंगे आप, डायरेक्ट मार्क कर लेंगे। अगर आपको सिनिस्टर का मतलब नहीं पता है तो क्या करेंगे, भाई मैंने बोला आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना है, उसकी प्रीसीडिंग और एक्सीडिंग लाइंस को रीड करना है। देखिए मुझे किसकी, देखो अब सारे सिनोनिम्स हैं, मुझे यहाँ पर भी असॉर्टमेंट का सिनोनिम देखना है, तो मैं अपना टाइम बचाने के लिए देख लूँगी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे इफेक्चुअल का सिनोनिम ढूंढना है, मुझे इन तीनों का सिनोनिम ढूंढना है। मैं पैसेज में जाऊँगी, मेरे पास क्यू में लिखे हुए हैं ये वर्ड्स की, एक असॉर्टमेंट है, एक इफेक्चुअल है, एक सिनिस्टर है, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँगी
यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ स्लाइड घुमा के बार बार ऊपर नीचे कर्सर घुमा के मैं वापस जाऊंगी अपने पैसेज में और वहाँ जाकर क्या देखूंगी कि भाई देखो सिनिस्टर के आगे पीछे के वर्ड्स कैसे हैं। देखो लेस सिनिस्टर बट जस्ट एज हजार्डस, यानी कि कम सिनिस्टर लेकिन उतनी ही हजार्डस थ्रेड। अब थ्रेड तो भाई क्या है, नेगेटिव वर्ड है, यानी कि सिनिस्टर का मतलब क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और है भी क्या है, बोला हुआ है कि थोड़ी कम हजार्डस, ठीक है। मुझे सिनिस्टर का मतलब पता नहीं चल रहा, ये पता चल गया कि नेगेटिव चीज़ को कनोट कर रहा है। चलो मैं भागूंगी दोबारा और यहाँ पे देखूंगी कि सिनिस्टर के जो ऑप्शंस हैं वहाँ पर क्या दिए हैं। एलिमिनेशन, अच्छा लकी तो नहीं हो सकता, फॉर्चुनेट भी नहीं हो सकता, करप्शन भी नहीं है। देखो ब्लैंड और नास्टी में आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको ब्लैंड का मतलब नहीं पता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ऑब्वियसली। ब्लैंड का मतलब जी डल होता है, ठीक है, ब्लैंड का मतलब जी डल होता है। तो आपको क्या करना है कि देख लीजिए। फिर नेस्टी का मतलब अगर आपको पता है कि नेस्टी का मतलब क्या होता है, नेगेटिविटी है नेस्टी, नेस्टी डेंजरसनेस को बोलते हैं हम लोग। तो भाई हजार्डियस क्या है, डेंजरस, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा जी आपका, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यानी नेस्टी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने दोबारा असॉर्टमेंट, ठीक है, असॉर्टमेंट का भी मुझे तभी देख के आना है उसके प्रीसीडिंग और एक्सीडिंग लाइन्स को कि यहाँ पे यूटिलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद वन ऑफ दीज ऑपरेटर्स यूटिलाइज एन असॉर्टमेंट ऑफ मेथड्स, ठीक है, असॉर्टमेंट ऑफ मेथड्स बट अमंग देम मोर्स कोड, ठीक है, गेट्स थ्रू व्हेन अदर मेथड्स फेल। यानी जब बाकी मेथड्स रह जाते हैं तो मोर्स कोड का मेथड जो है वो यूज आता है, बाकी मेथड्स, ठीक है, असॉर्टमेंट ऑफ मेथड्स। अब यहाँ पर असॉर्टमेंट का कुछ पॉजिटिव मतलब है, ठीक है, और बाकी मेथड्स में से किसी मेथड की बात हो रही है, यानी वैरायटी की बात हो रही है कि हमारे पास वैरायटी है चीज़ों की, इसीलिए हम उस वैरायटी में से एक चीज़ ले रहे हैं, ठीक है। तो चलेंगे हम दोबारा देखेंगे क्या चीज़ है पैसेज में। देखिए पैसेज में यहाँ पर वैरायटी एज इट इज़ दिया हुआ है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि ऑप्शन हो डायरेक्टली आपको एलिमिनेट भी ना करना पड़े। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वैरायटी जो है वो ठीक हो जाएगा। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए इफेक्चुअल, देखिए इफेक्चुअल का हमें तो ऐसे मतलब सबको आता ही होगा, बट फिर भी इफेक्चुअल जो होता है वो यहाँ पर पॉजिटिवली यूज है या नेगेटिवली यूज है, मैं देखने के लिए दोबारा स्लाइड्स जो है वो पैक करूँगी और यहाँ देख लूँगी स्लाइड्स चेंज करके कि ये जो इफेक्चुअल ट्रांसमिशन की बात हुई है, ठीक है, इफेक्चुअल ट्रांसमिशन की बात हुई है डाज एंड डिड्स की बिटवीन ट्रेंड ऑपरेटर्स इज़ वेरी यूजफुल मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर यूजफुल की बात, यूजलेसनेस की नहीं, यूजफुलनेस की बात हुई है। तो देख लीजिए यहाँ पर कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो यूजफुलनेस को डिनोट कर रहे हैं। प्रोडक्टिव यूजफुलनेस को डिनोट करता है, यूजलेस इसका एंटोनियम हो गया, इंपॉर्टेंट भी हो गया, अथॉरिटेटिव तो है ही नहीं और कंक्लूसिव नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और इफेक्चुअल का सिनोनिम क्या है, प्रोडक्टिव। तो माय डियर फ्रेंड्स ये हो गया और मैंने आंसर्स मेंशन किए हैं, आप दोबारा गो थ्रू कर सकते हैं इस पैसेज को और अच्छे से कर सकते हैं इन कॉम्प्रिहेंशंस को। तो देखिए मैक्सिमम चीज़ें तो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी एंड आई होप आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। और आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे एक और वीडियो मैं लेके आऊँगी कल। और आप ये चीज़ याद रखिए कि ये तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए और टेक्निक बताने के लिए थे। आपकी प्रैक्टिस के लिए जो सेट्स होंगे वो हम ज़रूर अपलोड कर दिया करेंगे। आप उन प्रैक्टिस सेट्स को किया कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे ही हमारी जो थोड़ी बहुत सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा, जैसे एरर्स हो गए, आज हमने आर से शुरू कर दी, हम पैरा जंबल्स कर लेंगे, तो उसके बाद हम आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज़ भी अपलोड कर दिया करेंगे। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम है और कम से कम 5 से 10 दिन में या 1 वीक में आई अश्योर यू कि आप अपने जो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने लायक मार्क्स होंगे वो जो है वो सिक्योर करके रख लेंगे। तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैंने आपको बहुत से वर्ड्स का जो है वहाँ पर मीनिंग बताने के लिए बोला हुआ है, इंक्लूडिंग फ्रेजाइल, इंक्लूडिंग अमेच्योर, आपको मुझे वो बताना है। उसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा कि वीक इन इंग्लिश क्यों यूज़ किया, वीक एट इंग्लिश क्यों नहीं यूज़ किया, दैट इज़ योर रिवीजन टेस्ट। वो भी मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि हमने ऐसा क्यों किया। बाकी जो है कीप स्टडिंग। थैंक यू।